तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले मन की बात में अहम मुद्दे को छुआ। लैंड एक्विजिशन बिल पर उन्होंने साफ कहा कि 2013 के कानून की यथास्थिति बनी रहेगी और इसके लिए सरकार के तमाम विकल्प खुले हैं। यानी जो ऑर्डिनेंस लाया गया था जिसकी मियाद कल यानी 31 अगस्त को खत्म हो रही है, इसके बाद अब कोई और ऑर्डिनेंस नहीं आएगा। ये तस्वीर उन्होंने साफ की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि किसानों के लिए विकल्प तमाम खुले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में 10 बड़ी बातें क्या रही वो आपको हम इस वक्त बता रहे हैं। गुजरात की घटना का उन्होंने जिक्र किया। आरक्षण की आग में जिस तरह से गुजरात जला है उस पर उन्होंने कहा कि काफी चोट पहुंची, लेकिन शांति और भाईचारा ही विकास का रास्ता है और इस पर ही देश को आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि सूफी परंपरा के विद्वानों से मुलाकात की उन्होंने और इस्लाम को दुनिया के सामने सही रूप में पहुंचाना बेहद जरूरी है। साथ ही जनधन योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गरीब बैंक से नाता ना तोड़ें। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण पर उन्होंने बड़ी बात कही। ऑर्डिनेंस नहीं लाया जाएगा, लेकिन साथ ही किसानों के लिए तमाम विकल्प खुले हैं और सरकार उनके हित में काम करेगी। किसानों के हित के लिए 13 बिंदु जो 2013 के कानून में लागू नहीं हो पाए थे उनको आज ही से सरकार लागू करेगी। ये बात उन्होंने अपने संबोधन में साफ की। इसके साथ ही किसानों को यह आश्वासन दिया कि भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसानों के हित में सरकार तमाम कदम उठाएगी। साथ ही 1965 पर पाकिस्तान पर हासिल की जीत का जिक्र उन्होंने किया और जय जवान जय किसान के नारे को एक बार फिर उन्होंने याद किया। इसके अलावा मध्यम और निचले वर्ग की नौकरी में इंटरव्यू नहीं होंगे ताकि गरीब को नौकरी के लिए भटकना ना पड़े, इसका जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में किया। पिछले दिनों मुझे सूफी परंपरा के विद्वानों से मिलने का अवसर मिला, उनकी बातें सुनने का अवसर मिला और मैं सच बताता हूं कि जिस तजुर्बे से, जिस प्रकार से उनकी बातें मुझे सुनने का अवसर मिला, एक प्रकार से जैसे कोई संगीत बज रहा है। उनके शब्दों का चयन, उनका बातचीत का तरीका, यानी सूफी परंपरा में जो उदारता है, जो सौम्यता है, जिसमें एक संगीत का लय है, उन सब की अनुभूति इन विद्वानों के बीच में मुझे हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद दुनिया को इस्लाम के सही स्वरूप को सही रूप में पहुंचाना सबसे अधिक आवश्यक हो गया है। मुझे विश्वास है कि सूफी परंपरा जो प्रेम से जुड़ा हुआ है, उदारता से जुड़ा हुआ है, वे इस संदेश को दूर दूर तक पहुंचाएंगे जो मानव जात के लाभ करेगा, इस्लाम का भी लाभ करेगा। और मैं औरों को भी कहता हूं कि हम किसी भी संप्रदाय को क्यों न मानते हो, लेकिन कभी सूफी परंपरा को समझना चाहिए। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी जुड़ गए हैं। साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे हम रुख करेंगे संबित पात्रा जी का। संबित, अपने इस संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कई अहम बातें की, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो हम उनके भाषण का ये हिस्सा सुनवा रहे थे जिसमें उन्होंने गुजरात में हुई हिंसा का जिक्र भी किया और साथ ही उन्होंने एक सद्भाव समाज में पैदा करने के लिए ये भी कहा कि जो सूफी विद्वानों से उनकी मुलाकात हुई उसमें ये बात निकलकर सामने आई कि इस्लाम का सही संदेश दुनिया भर में जाए। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, आज उन्होंने अपने पूरे भाषण में जिस प्रकार से गुजरात का भी विषय रखा और सूफी का भी विषय रखा है, हमेशा सौहार्द आगे बढ़े, शांति आगे बढ़े, इसी पाठ को उन्होंने आगे रखा है। इस्लाम को लेकर जिस प्रकार का भ्रम फैलाने का कुछ लोग काम कर रहे हैं, आतंक के साथ जोड़ के देखने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल प्रधानमंत्री ने हर मंच से कहा है और भारतीय जनता पार्टी का भी मत है कि कभी भी धर्म को आतंकवाद के साथ जोड़ के देखना नहीं चाहिए, धर्म को कभी डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए। हर एक धर्म शांति का पाठ और पैगाम लेके आता है और सूफी से बढ़िया अंदाज में इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा जब उनको मौका मिला सूफी सुनने का और वो जो शब्द थे, मधु जैसे शब्द थे, उन शब्दों के माध्यम से पूरे विश्व में इस्लाम के संदेश को जो फैलाने का काम है, अगर वो होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। संबित जी, एक बात यहाँ पर है कि बार बार प्रधानमंत्री मोदी पर ये आरोप भी लगते हैं कि वो मुद्दों को सिर्फ ऊपर से छूते हैं, उसकी तह तक नहीं जाते। जब उन्होंने गुजरात हिंसा का जिक्र किया तो उन्होंने ये तो कह दिया कि शांति बनी रहनी चाहिए, विकास पर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आरक्षण को लेकर जो युवा उतरे हैं सड़कों पर, जो हिंसा में 3 दिन गुजरात जला है, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप्पी साध गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, आज भी उन्होंने कहा
और लगभग 4 दिन पहले भी उन्होंने एक संदेश देश को दिया था कि शांति से बड़ा और कुछ नहीं है और हम सबको चाहिए कि शांतिपूर्वक तरीके से विकासमुखी होकर आगे बढ़े। आज भी उन्होंने इसी विषय को कहा। देखिए, मन की बात जो प्लेटफॉर्म है वो कोई संसद में डिस्कशन वाला प्लेटफॉर्म तो नहीं है, वो प्लेटफॉर्म एक संदेश लोगों तक पहुंचाने का है और आज उन्होंने शांति का संदेश गुजरात में भी और पूरे देश में देने की बात कही है। तो स्वाभाविक रूप से दंगे से, फसाद से किसी प्रकार का हल नहीं होता है और जो भी हल है वो बातचीत से होती है। वही उन्होंने कहा कि बहुत कम समय में गुजरात के लोगों ने इस पर काबू पाया और गांधी की भूमि पे, सरदार पटेल की भूमि पे किसी प्रकार की अशांति हो, ये उचित नहीं है। तो मुझे लगता है जो प्लेटफॉर्म था उस प्लेटफॉर्म का बिल्कुल उन्होंने सही इस्तेमाल करते हुए एक संदेश पूरे विश्व को भेजा है। संजय जी, आप क्या इस बात को मानते हैं कि एक ऐसा मुद्दा, खासतौर पर मैं गुजरात में जो आरक्षण की आग में जो घटनाएं हुई हैं हिंसा की, उनका जिक्र कर रही हूं, एक ऐसा मुद्दा जिसमें लोगों की जान गई है, लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे, 3 दिन तक गुजरात में अशांति रही थी और 2002 के बाद वो स्थिति पैदा हुई थी। ऐसे में कुछ क्लियर संदेश, एक क्लियर मैसेज यहां पर जरूर आना चाहिए था। मानते हैं आप इस बात को? बिल्कुल मीनाक्षी जी, मैं आपके साथ पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि ये बहुत सुपरफिशियल तरीके से उन्होंने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है और मसले का कोई समाधान उनके पास तो है नहीं। मैं समझता हूं कि आप जैसे संबित जी बता रहे हैं, सरदार पटेल का ज़मीन, महात्मा गांधी का ज़मीन, वो मोदी जी को 2002 में भी याद करना चाहिए था। और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये एक यही सिद्ध करता है, ये जो पिछले 3-4 दिनों में जो भयानक घटनाएं हुए हैं गुजरात में, वो इसी बात का एक सबूत है कि ये गुजरात का जो मॉडल जो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि सारे देश को उन्होंने गुमराह किया बेबुनियाद कुछ आंकड़ों को लेके, लेकिन वहाँ पर असमानता, जिस तरीके से गरीबी या और ढेर सारे समस्याएं जो बाकी देश में भी हैं वो गुजरात में भी है। लेकिन वहाँ पर उनका चमक, उनका जो धमक है, उनका जिस तरह से प्रचार करते हैं लोग, उन पर विश्वास किया उन्होंने। लेकिन आज वो पूरे तरीके से देश के सामने है कि वो गुजरात मॉडल वॉज नॉट एन इंक्लूसिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। और मैं समझता हूँ कि उनको इसीलिए शायद ये लैंड बिल पर भी जो वापस जा रहे हैं, चाहे बहुत लोग वो बिहार चुनाव को भी लेके हो सकता है क्योंकि बिहार में बहुत गरीब किसान हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मोदी जी अभी भी यदि समझ जाएं कि जब हम उन पर सूट बूट की सरकार का आरोप लगाते हैं तो जवाब देना चाह रहे हैं, कोई एक हल्का सा कोई आरोप नहीं है, वो बहुत गहरा विषय है। संबित जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं? देश में हमारे सामने अभी भी बहुत चुनौतियां हैं। वो शांत हो जाएं तो मैं जवाब जी बोलिए, आप बोलिए। देखिए, मैं जितने भी मन की बात में मैं आता हूं और उसके पश्चात जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता होते हैं वो कहते हैं कि इस विषय में कम कहा, इस विषय में ज्यादा कहना था, उस विषय को छोड़ दिया। देखिए, ये मन की बात है जो 15 से 20 मिनट के लिए प्रधानमंत्री रखते हैं। ये कोई मन का एनसाइक्लोपीडिया नहीं है जो पूरे दिन बोला जाए। अगर पूरे दिन बोला जाए तो यही कांग्रेस के लोग बोलेंगे, देखिए जी पूरे दिन बोल रहे हैं। जिनको अपोज करना है वो तो हर बात पे अपोज करेंगे, मगर पहली बार एक ऐसी परंपरा हुई है जहां प्रधानमंत्री घर के मुखिया की तरह हर किसी के घर घर तक पहुंच रहे हैं, हर किसी के दिल में उतर रहे हैं। आपके कवरेज में मैं देख रहा था, लोग जिस प्रकार से रेडियो लगा के उसके चारों तरफ बच्चे, बूढ़े, जवान सुन रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परंपरा है। ये परंपरा पहली बार मोदी जी ने शुरू किया है। और जहां तक गुजरात मॉडल का सवाल है, बताइए कब तक आखिर आप गुजरात मॉडल पे सवाल उठाते रहेंगे और कब तक आप 2002 तक जाते रहेंगे? तो संबित जी, इसी मॉडल पर तो प्रधानमंत्री ने चुनाव लड़ा था, जब वो प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित हुए थे, इसी मॉडल के आधार पर वो चुनाव मैदान में उतरे थे। तो ये तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में माना जाता है, इस पर तो यकीनन सवाल उठेंगे ही। खैर, आगे बढ़ेंगे हम। और प्रधानमंत्री मोदी ने खासतौर पर इस्लाम के संदेश का जो जिक्र किया और दलितों का जो एक जिक्र उन्होंने किया, क्या ये बिहार चुनाव को लेकर किसी तरह की स्ट्रैटेजी है? इस पर भी अपने हम मेहमानों से बात। हमारे साथ हमारे खास मेहमान बने हुए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा हमारे साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, सीधे आपसे मैं एक क्विक कमेंट इस पर चाहूंगी। हालांकि ये मैं भी मानती हूं कि बहुत लिमिटेड माइंडसेट के साथ आपको सूफी संतों जैसी बात को नहीं देखना चाहिए, लेकिन हर संदेश के पीछे संदेश की तह तक भी जाना जरूरी है। ऐसे में जो इस्लाम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज बात कही और साथ ही ये कहा कि छोटी नौकरियों के लिए इंटरव्यू जैसी चीजें खत्म होनी चाहिए, आपको लगता है बिहार इलेक्शन से जोड़कर इसे किसी स्तर पर देखा जा सकता है? देखिए मीनाक्षी जी, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है। मोदी जी बहुत समझबूझ के साथ जो भी कहते हैं, ऐलान करते हैं, बहुत तैयारी के साथ वो करते हैं।
तो यहाँ पर तो बिहार के चुनाव की तरफ निशाना है, वो तो बिल्कुल साफ तरीके से उभर रहा है। क्योंकि यदि मोदी जी सचमुच यदि वो विश्वास करते हैं, यदि इस्लामिक सूफी हो या जो भी हो, तो यहाँ पर अपने योगी आदित्यनाथ का भाषण या गिरिराज सिंह का भाषण या साक्षी महाराज जिस तरीके की टिप्पणी करते हैं या साध्वी करते हैं, उस पर तो कभी कुछ रोक आता ही नहीं है। और आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, इस बीच में जब सरकार ने एक रिलीजियस डेटा का पूरा उन्होंने उसको पब्लिक में डिस्क्लोजर किया है, आपने सुना होगा किस तरीके की टिप्पणी आई है ढेर सारे लोगों के जो भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य हैं। तो यहाँ पर तो उनका तो ये एक राजनीतिक एक लक्ष्य है, और बिहार चुनाव को वो समझते हैं कि बहुत कठिन चुनाव है उसके लिए, तो वो लोग अभी हर तरीके का एक रणनीति का भी इस्तेमाल करें। संबित जी, लेकिन लोगों को उन पर विश्वास नहीं है। देखिए, आमतौर पे मैं संजय जी की बातों से सहमत नहीं होता हूं, मगर आज संजय जी ने बहुत अच्छी दो बातें कही। उन्होंने कहा, सत्यतापूर्वक कहा कि मोदी जी कोई भी काम जो करते हैं वो बड़ी तैयारी के साथ करते हैं और बड़ा सूझबूझ के साथ करते हैं। यही तो हम कह रहे थे, ये सूट-बूट की नहीं, ये सूझबूझ की सरकार है। और आज अच्छी बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ता खुद कह रहे हैं कि मोदी जी जो करते हैं वो सूझबूझ के साथ करते हैं। स्वाभाविक रूप से सूझबूझ के साथ ही करना चाहिए, वरना राहुल गांधी कहलाएंगे। राहुल गांधी के पास सूझबूझ नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से सूझबूझ के साथ किसी काम को अंजाम तक कैसे पहुंचाना है, ये आदरणीय मोदी जी से ही हमें सीखना चाहिए। और जहां तक हर चीज बिहार के चुनाव के लिए किया जा रहा है, एक सेकंड, चंद दिनों पहले जब यूएई गए थे तो वो बिहार के लिए चले गए थे। आज अगर अंबेडकर जी के लिए बात कर रहे हैं तो वो बिहार के लिए कर रहे हैं। देखिए, बिहार के लिए तो हम करेंगे ही, बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। ये तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का स्वप्न तो है ही। चलिए ये जरूर कहना होगा कि आरोप प्रत्यारोप तो अलग अपनी जगह होते हैं, लेकिन फिर भी देश के लिए जिन उपलब्धियों का उन्होंने जिक्र किया वो यकीनन यहाँ पर तारीफ के काबिल है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।